हेलो, आज हम लोग क्लास 10th का द्विघात समीकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण होता क्या है? तो डिफिनीशन होता है इसका कि जिस समीकरण में चर राशि पर अधिकतम घातों की संख्या 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाता है। जिस समीकरण में के चर राशि पर अधिकतम घातों की संख्या 2, तो समीकरण क्या होता है? तो समीकरण का मतलब होता है कि जहां पर भी बात बराबरी की हो रही होती है ना, उसे समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कह रहा हूं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो यहां पर तो बात बराबरी की हो रही है, तो जहां पर बात बराबरी की हो रही है उसे हम लोग समीकरण कह देते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या तो हो सकता है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सब में क्या है? बात बराबरी की हो रही है, अतः क्या है? समीकरण है। तो ये समीकरण है, तो ये कौन सा समीकरण है? तो यहां पर चेक करते हैं, यहां पर चर राशि पर घातों की संख्या कितनी है? 1 है, अतः इसे लोग कहते हैं एक घात का समीकरण कह सकते हैं। या तो इसको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। यहां पर चर राशि पर अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? 2 है, अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। यहां के चर राशि पर अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? 3 है, अतः इसे हम त्रिघात समीकरण कर सकते हैं। ऐसे आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको किसके बारे में पढ़ना है? द्विघात समीकरण के बारे में। अब ये द्विघात समीकरण एक्चुअल में क्या होता है? तो द्विघात समीकरण को लिखने का एक मानक रूप होता है। मानक रूप कहिए या तो व्यापक रूप भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले x के पावर 2 लगाते हैं, द्विघात है तो इसको घटते हुए क्रम में लिखते हैं। प्लस x के पावर में 1 रहेगा, 1 लिखें या तो न लिखें। फिर क्या होगा? x के पावर 0 रहेगा, 0 लिखे चाहे तो ना लिखे, है ना। तो x के पावर 2 फिर 1 फिर 0, यानी घटते क्रम में लिखना, इक्वल टू 0 लगा देना। ये हो गया द्विघात का मानक रूप हो गया। हाँ, इसके आगे आप चाहे तो कोई भी अंक लगा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 जो भी इच्छा हो, यानी कोई भी a से अमाउंट हो सकता है। यहाँ पे यहाँ पर कोई भी अमाउंट हो सकता है, यहाँ पर भी कोई भी अमाउंट हो सकता है। इसके समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो x के पावर 0 की वैल्यू होती है 1 लिखें चाहे तो न लिखें। ये जो समीकरण बनता है इसे बोलते हैं द्विघात का मानक समीकरण या द्विघात का व्यापक समीकरण का बोलते हैं। ठीक है, तो यहां a है क्या? a तो x स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है? b तो x का गुणांक है। c क्या है? c में x तो आ नहीं रहा है, यानी ये कौन सी राशि? अचर राशि हो जाती है। यानी यहाँ पर सिर्फ कोई वैल्यू रहेगी, 1 2 3 4 5 2, कुछ भी सोच सकते हैं, ये अचर राशि है। तो ये हुआ द्विघात समीकरण का डिफिनीशन हुआ, द्विघात का मानक समीकरण हो गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नावली 4.1 पे। इसमें क्वेश्चन पहला ही दे रखा है कि जांच करो कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण जो भी सवाल दे रखा है, सबसे पहले इसको मानक रूप में हम लोग चेंज करेंगे। अगर ये मानक रूप में सटीक बैठता है तब तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो मानक रूप है क्या? मान लो यहाँ पे कागज में लिख दिया गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप का होना चाहिए। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं द्विघात समीकरण में जहां भी ब्रैकेट दिख रहा है ना, सबसे बड़ा दुश्मन वही है, उसी को पहले खत्म करना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आप फार्मूला लगा सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। तो ये ए है, ये बी है, तोड़ते हैं इसका। ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अब प्लस 2a मल्टीपल बी, मल्टीपल 1 करें चाहे तो ना करें, इज इक्वल टू कितना हो, 2 का मल्टीप्लाई एक्स में 2x, 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6 हो जाएगा। सबको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2x का ट्रांसफर करेंगे हो जाएगा माइनस 2x, अब माइनस 6 का ट्रांसफर हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू कितना है, 0। ये प्लस 2x और माइनस 2x को कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा चेक कीजिएगा, समीकरण तो है चर राशि पर अधिकतम घातक संख्या कितनी है, 2 है, अतः कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। फिर से ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, जब भी किसी ब्रैकेट के बाद कोई भी अंक होता है उसमें मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई एक बार 3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 6, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई एक्स होगा 2x। सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 आया कितना हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस 2x हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू कितना होता है, 0। चेक करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x या कितना माइनस 4x और प्लस है 6 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, चेक करते हैं x पे कितना मैक्सिमम पावर है, 2, अतः इसको हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर वो क्या कर रहा है, x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। फिर से ब्रैकेट ही दिख रहा है, सब ब्रैकेट के बाहर भी कोई भी वैल्यू होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो चलिए x का मल्टीप्लाई पहले दोनों में कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई माइनस 2 में हो जाएगा माइनस 2x, 2 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा 2x, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू, फिर वही काम यहाँ भी करना है, x का मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस 1 में, 3 का मल्टीप्लाई x में 3x, और 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में माइनस 3। सभी वैल्यू को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x को कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना माइनस 4 इज इक्वल टू, ट्रांसफर कर ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर इधर आएगा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस 1x, 3x माइनस 2x हो जाएगा, 2x का इधर ट्रांसफर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, अब माइनस 3 आएगा इधर प्लस 3 हो जाएगा, उधर क्या बचा 0 बचा। चेक करना, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हम लोगों के पास माइनस 2x, अब माइनस 4 अब प्लस 3 लेकिन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने का कोई मतलब नजर नहीं आ रहा है, कारण क्या है कि यहाँ पर तो x पे मैक्सिमम वैल्यू 2 है, ये तो एक घात का समीकरण होगा, यानी एक कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। काम वही करना, बस ब्रैकेट को तोड़ना है, सबको एक तरफ ट्रांसफर करना है,
कैलकुलेट कर लेना इसको। अगर x पे दो वैल्यू दिख रही है, दो घात दिख रहा है तो द्विघात है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। आते 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। फिर से सेम काम करना है, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के बाहर x है, इस साइड मल्टीप्लाई करना है। कर लेते हैं। 2x का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई 3 में तो 3 2 था 6x हो जाएगा। x 2x में दोनों में हो गया। अब आते हैं 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई x में 1x, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे चेक करते हैं, x का मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर और 5 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा 5x। अब उधर के सभी वैल्यू को बाएं पक्ष में ट्रांसफर कर लेते हैं। क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस x, माइनस 6 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 5x, माइनस 3 है, प्लस x स्क्वायर ट्रांसफर हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, अब प्लस 5x आएगा, कितना जाएगा माइनस 5x। उधर बच्चा 0। चेक करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर बचेगा, 1x स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा, माइनस 5x माइनस 5x, माइनस 5 तो माइनस 10 हो जाएगा x, बचा कितना बस माइनस 3, उधर इज इक्वल टू 0। चेक कीजिएगा क्या यहाँ पर x पे मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है? दिख रहा है, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं, उसके बाद बाकी सवाल को आप लोग ट्राई करेंगे और कमेंट में जैसा होगा बताएंगे। अगर दिक्कत होती है तो मैं इसको फिर से सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। एक सवाल और ट्राई करते हैं। पांच नंबर चेक कर लेते हैं। कितना का 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। काम वही करना है, ब्रैकेट दिख रहे हैं बस मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट दिख रहे हैं मल्टीप्लाई करना है। कर लेते हैं, पहले x का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई 2x में हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई माइनस 1 में हो जाएगा माइनस x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2x में हो जाएगा माइनस 6x, माइनस 3 इंटू माइनस 1, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस, 3 बन जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी x का मल्टीप्लाई पहले दोनों में कर लेते हैं, फिर 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। x का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 5 में 5x, माइनस 1 का करेंगे x में, हम माइनस 1 करेंगे प्लस 5 में। बस सब लोगों का ट्रांसफर हम इधर कर लेते हैं। क्या बचा इधर 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 6x हो जाएगा माइनस 7x, प्लस कितना है 3 प्लस x स्क्वायर इधर आएगा, कितना जाएगा माइनस x स्क्वायर। इधर चेक कीजिएगा 5x माइनस 1x कितना 4x, 4x का ट्रांसफर हो जाएगा माइनस 4x, माइनस 5 आएगा, कितना जाएगा प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू बचा 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा सिर्फ 1x स्क्वायर बचेगा, माइनस 7x माइनस 4x जाएगा माइनस 11x, 3 प्लस 5 हो जाएगा 8 इज इक्वल टू कितना है 0। चेक कीजिएगा इसको एक बार फिर से आप, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये 5 सवाल पूरे होते हैं, बाकी के 6, 7, 8 आप एक बार ट्राई करेंगे, जैसा होगा कमेंट करेंगे। मैं आपको इसको अगर हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो मैं इसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको।
दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। बस उसको द्विघात समीकरण बस बनाना है, उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई जो मीटर में है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन तो ये हो गया, लेकिन लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं करना है। यहाँ पे कह रहा है कि केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना बस इसको। तो जितने विभाती वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसकी शुरुआत ही मान के करते हैं। मानना पड़ेगा, या तो लंबाई को मानेंगे या तो चौड़ाई को मानेंगे। अब क्वेश्चन है कि माने किसको, सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो वैल्यू आपको पता नहीं होती है उसी को मानते हैं। जैसे कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। लंबाई का तो पता है, लेकिन चौड़ाई कितना है पता है क्या आपको? बिल्कुल नहीं पता है। तो हम चौड़ाई को ही मानेंगे। तो मान लेना, माना भूखंड की चौड़ाई कुछ ही मान सकते हैं। जब आगे मानना है मतलब आपके मन में जो है मान लेना। चौड़ाई कितनी मान लो, x मीटर मान सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है ना कितनी है, चौड़ाई की जो लंबाई है वो कितनी है, चौड़ाई को हम लोग x माने ना, चौड़ाई के 2 गुने, x का 2 गुना कर दे, इसमें 2 का गुणा कर दो। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, दुगुना से भी अभी 1 अधिक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो भूखंड की लंबाई कितनी है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक होगी। ठीक है, यहां तक। अब आपके क्वेश्चन थोड़ा शुरू से पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार है, आयत सबको पता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सपोज कीजिए लंबाई हो गई, इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं। तो चौड़ाई तो x है, तो लंबाई की वैल्यू कितना निकाल दिए हम लोग, 2x + 1 निकाल दिए। अब क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल कहते किसे? तो किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो तो कह सकते हैं उसमें लंबाई का मल्टीप्लाई कर दो चौड़ाई से, जो वैल्यू आती है वो क्षेत्रफल ही होता है। ठीक है, इसका दे रखा है क्षेत्रफल कितना दे रखा है, दिया है गिवन दैट कि भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 वर्ग मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या जी, लंबाई में मल्टीप्लाई कर देना आपको चौड़ाई का। तो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 528। अच्छा, सबका मान रख देते हैं। लंबाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2x + 1, और चौड़ाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, x दे रखी है, इज इक्वल टू कितना है, 528। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू कितने मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो x का मल्टीप्लाई बाय 2x में करेंगे, कितना होगा, 2x²। x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, हो जाएगा 1x। अब 528 को इधर ट्रांसफर करें तो हो जाएगा -528, इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। इसको तो चेक करना कि ये द्विघात समीकरण के रूप का हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन तो यही कर रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो, ये द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको हम लोग सीखेंगे अगले एक्सरसाइज में। सॉल्व करने का बहुत से तरीके होते हैं, गुणनखंड विधि होता है और सूत्र विधि होता है, इसको हम अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा, है ना। तो सबसे पहले ये समझा कि ये जो 2 पूर्णांक है वो क्रमागत होने चाहिए। क्रमागत का मतलब है कि जैसे 4 है उसके बाद क्या आता है, 5 आना चाहिए, 6 है तो 7, उसके क्रम उसके बाद वाले अंक को क्रमागत अंक कर सकते हैं। जैसे सपोज करना, अगर मान लीजिए पहला अंक हम मान लेते हैं 10 है, तो उसका क्रम से उसके बाद वाला क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा क्रमागत में
क्या रहेगा, मतलब पहले में एक जोड़ेंगे तब तो दूसरा आएगा ना। तो क्रमागत अंक तो कुछ भी हो सकता है, कह रहा है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो जो नहीं पता होता उसी को मानते हैं। तो चलिए एक अंक पहले कोई मान लेते हैं, मानते हैं, माना पहला पूर्णांक कितना मान लेते हैं, तो एक्स मान लेते हैं। पहला तो एक्स हो गया, तो दूसरा कैसे निकलने वाला, सिंपल सी बात है, दूसरा कैसे निकलता है, अगर आपको पहला पता है उसमें बस एक ऐड कर दो तो यहाँ दूसरा निकल जाएगा। जब भी बात क्रमागत की हो रही है तो लिखना पड़ेगा क्रमागत दूसरा पूर्णांक हो जाएगा, पहले में आपको 1 आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मानना है आपको, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, है ना। अब क्वेश्चन है एक प्रश्नानुसार, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी इनकी और इनकी बात हुई का गुणनफल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। तो कह रहा है कि यानी यक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, x प्लस 1 में, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 306 आ रही है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना x का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा प्लस 1x, प्लस 306 को इधर नहीं बुला सकते, प्लस 306 को ट्रांसफर कर लो, इज इक्वल टू क्या है, 0। क्या द्विघात संख्या में चेंज हुआ कि नहीं है, हो गया ना। यही तो क्वेश्चन कही रहा था कि द्विघात संख्या के रूप में लिखिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जितने इबारती वाले क्वेश्चन होते हैं उसका शुरुआती मान के होता है। अब मानते किसको है समझना ये जरूरी है। तो जो चीज आपको नहीं पता है यानी जो चीज आपको ज्ञात करना है वही मानेंगे। पूछ क्या रहा है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी रोहन की वर्तमान आयु भी आपको माननी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं यहीं से। माना रोहन की वर्तमान आयु कुछ भी मान सकते हैं, x वर्ष मान सकते हैं। अब आते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है रोहन की मां उससे अर्थात रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो मां की आयु कितनी होगी, मां की वर्तमान आयु, मां की वर्तमान आयु कितनी होगी, कि रोहन की मां उससे रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इस रोहन की आयु यक्स से 26 वर्ष ज्यादा है, ये यक्स में 26 आपको ऐड करना पड़ेगा, 26 वर्ष ज्यादा होगा। यहाँ तो कोई समस्या तो है नहीं, यानी आय रोहन की आयु है यक्स और उसकी माता की आयु कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार आते हैं, फिर से प्रश्न पढ़िए, देखिए क्या कह रहे हैं। करा कि उनकी आयु का गुणनफल अब से यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद, नहीं आज से 3 वर्ष बाद, तो रोहन भी तो 3 वर्ष यानी इसमें 3 वर्ष बढ़ जाएगा, उसकी मां की आयु भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी, तो लिख देंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स था वर्तमान में, 3 वर्ष बाद में 3 ऐड कर देंगे, एक्स प्लस 3 वर्ष हो जाएगी, और मां की आयु एक्स प्लस 26 था, उसमें 3 और ऐड करेंगे, तो एक्स प्लस 29 वर्ष हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या तो है। अब पढ़ते हैं फिर से। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो आयु है ना, इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई कर गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 360 हो जाता है। तो दिया है गिवन दैट इनकी आयु का गुणनफल कितना है, 360 है। अर्थात x प्लस 3 में मल्टीप्लाई करने किसका, x प्लस 29 का इज इक्वल टू कितना है, 360 है। मल्टीप्लाई करना ही करना है अब आप लोगों को। तो x का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में कर लेते हैं, फिर 29 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेते हैं। चलिए x का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 3x, 29 का मल्टीप्लाई x हो जाएगा 29x, और 29 का मल्टीप्लाई जब 3 में करोगे आप ना, तो 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 87 है। ठीक है, तो 29 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 87 इज इक्वल टू कितना होता है, 360। चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x कितना हो, 29 और 3 कितना जाएगा, 32 यानी 32x हो जाएगा, प्लस 87 है। 360 को इधर बुला लेते हैं, हो जाएगा कितना, माइनस 360 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है, माइनस कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360 मतलब 87 में से 360 जाएगा तो वैल्यू तो निगेटिव आएगी। कितना का, 0 में से 7 जाएगा नहीं, 10 में से 7 जाएगा, हो जाएगा 3, बचेगा 5, 5 में से आ जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 2 373 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। ये होगा आपका द्विघात संख्या के रूप का हो गया। यही क्वेश्चन का कि द्विघात संख्या के रूप में लिखना था, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कहा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। ठीक, तो बार बार कह रहा हूं कि जितने इबारती वाले प्रश्न होते हैं उसकी शुरुआत की कहां से होती है, मान के होती है। क्या मानते हैं, जो पूछ रहा है। रेलगाड़ी की चाल याद करनी है तो चलिए इसको मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल x है, माना रेलगाड़ी की चाल x है, x किलोमीटर पर आवर्स है। अच्छा, दूरी कितना दे रखा था, एक अगर 480 किलोमीटर की दूरी दे रखा है, कितना है, 480 किलोमीटर। अच्छा, आप बताएंगे कि आपको चाल पता है, दूरी पता है, एक चीज का अभाव, इसमें समय की जानकारी आपको नहीं है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल तो यहाँ पे दे रख, मान लिए हैं, दूरी दे रखा है, समय निकालना, समय इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना आएगा, दूरी बटे चाल कह सकते हैं। यानी कि जब रेलगाड़ी की चाल x थी और दूरी कितना था, 480 किलोमीटर था, तो इसको 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा होगा। समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो कितना समय लगा होगा जी इसको जाने में, तो दूरी की वैल्यू दे रखा है 480, चाल की वैल्यू दे रखा है कितना, x। इसको सुन के एक बनाते हैं कभी के लिए। आगे पढ़ते देखिए प्रश्न क्या कहते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो, यानी कि जो चाल x था
उसकी चाल में हम 8 किलोमीटर पर घंटा की कमी करेंगे, तो क्या आएगा, चाल कितना हो जाएगा, जो पहले x था उसमें 8 किलोमीटर पर घंटा हम कम कर देंगे। अब नया चाल अब कितना हो जाएगा, कम हो तो वह उसी दूरी को, दूरी तो वही है, दूरी कितना है, 480 किलोमीटर ही है। अब आप बताओ इसमें लगा समय कितना होगा, तो समय का फार्मूला अभी अभी आपने लिखा, क्या होता है, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। तो दूरी है कितना, 480, और चाल कितना है, x माइनस 1। इसको समीकरण 2 का पढ़िएगा। कम हो तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेते हैं, कि जब चाल को कम करेंगे, ये जो समय है ना, पहले के समय से 3 घंटा ज्यादा है। नहीं, अगर पहले 10 घंटे पहुंचा, अब 13 घंटे, 3 घंटा ज्यादा पहुंचा ना, कह रहा है कि 3 घंटे अधिक समय लेती है। क्या दोनों समय बराबर है क्या, नहीं, ये क्या है, 3 घंटा ज्यादा है। तो थोड़ा सा तुलना करें, प्रश्न के अनुसार अगर हम चलें तो क्या होता है कि ये जो 480 अपॉन x है ना, ये क्या है, 480 अपॉन कितना, x माइनस 1। क्या दोनों समय बराबर है क्या, ये क्या है, 3 घंटा अधिक है। तो फिर बराबर कब होगा, या तो इसमें 3 माइनस कर देते हैं, या तो इसमें 3 ऐड कर देते हैं। ये 3 घंटा ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 प्लस ही कर देते हैं, कोई समस्या नहीं। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, कितना है, 480 अपॉन x, ये वाला ट्रांसफर होगा कितना, माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना होगा, उधर बचा 3। अब इसका आप सभी लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हल करेंगे और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, इसको अब आप लोग आगे बढ़ाएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको समीकरण का रूप देंगे। जिसका जिसका आंसर आ जाता है कमेंट जरूर करेंगे, जिनका नहीं आता है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप जाकर उसको चेक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में 4.2 में। आज के लिए इतना ही।